हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह और इस वीडियो में मैं आज आपको आरसीसी में वन वे स्लैब का डिजाइन बताऊंगा लिमिट स्टेट मेथड से। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्लैब। तो पहले हम लोग जानेंगे स्लैब कितने टाइप का होता है। स्लैब दो टाइप का होता है, एक होता है वन वे स्लैब और एक होता है टू वे स्लैब। फर्स्ट वन वे स्लैब एंड सेकंड टू वे स्लैब। तो आज हम लोग वन वे स्लैब का डिजाइन करेंगे। तो पहले एक बार समझ लेते हैं कि दोनों स्लैब में क्या डिफरेंट है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका स्लैब है। इस स्लैब में एक लॉन्ग स्पान होगा और एक शॉर्ट स्पान होगा। ठीक है, एक लंबी यानी लंबी लेंथ होगा और एक छोटी लेंथ होगा। तो अगर मान लेते हैं हम लोग कि लॉन्ग लेंथ आपका ये है x एंड शॉर्ट लेंथ है y। ठीक है, ये शॉर्ट लेंथ है y और ये है लॉन्ग लेंथ। ठीक है, तो जब x और y का रेशियो यानी लॉन्ग लेंथ या लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान का जो रेशियो है ये 2 से अधिक होता है। ठीक है, x और y का जो रेशियो है 2 से अधिक होता है, तो इस प्रकार के स्लैब को वन वे स्लैब बोलते हैं। जब भी स्लैब का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस टाइप का स्लैब है, ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो लॉन्ग लेंथ है और शॉर्ट लेंथ दोनों का रेशियो निकालेंगे। अगर 2 से कम होता है तो वन वे स्लैब है। अगर x और y का जो रेशियो है इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 या 2 से कम आता है तो हम इसे कहेंगे टू वे स्लैब है। तो जब हम दोनों का अलग अलग डिजाइन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंट क्या है। वन वे स्लैब में हमेशा एक लेंथ इतना ज्यादा होता है कि शॉर्ट लेंथ में अगर 2 का भी मल्टीप्लाई करें हम तो भी लेंथ हमारा ज्यादा ही रहेगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे, x इज ग्रेटर देन 2y, और इसे आप कह सकते हैं x इज इक्वल एंड लेस देन 2y। यानी ये जो लॉन्ग लेंथ है वो इतना ज़्यादा है कि शॉर्ट लेंथ में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये ज़्यादा है। यानी शॉर्ट लेंथ में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर लॉन्ग लेंथ ज़्यादा है तो वन वे स्लैब है, और अगर शॉर्ट लेंथ में 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद लॉन्ग लेंथ कम हो जाता है या उसके इक्वल होता है तो वो टू वे स्लैब है। ठीक है, तो हम इसे 2 प्रकार से याद कर सकते हैं। इसे ये कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछता है ये क्वेश्चन कि वन वे स्लैब टू वे स्लैब में दोनों को डिफाइन करने के लिए अक्सर ये कंडीशन दे देता है, या तो ये कंडीशन दे देगा और या तो ये दे देगा आपको। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंट क्या है कि वन वे स्लैब में एक लेंथ बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा लेंथ बहुत ही कम होता है। तो जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमेशा शॉर्ट लेंथ लेके डिज़ाइन करते हैं वन वे स्लैब में। जैसे मान लीजिए कोई गैलरी है काफ़ी लेंथ का बना हुआ है, या कोई कॉरिडोर है काफ़ी लेंथ का बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक लेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है और दूसरा लेंथ छोटा सा होता है। तो जो छोटा सा लेंथ होता है उसी को हम लेंथ मान करके उसका डिजाइन करते हैं। लॉन्ग लेंथ को हम लेके सॉल्व नहीं करते हैं, हमेशा शॉर्ट लेंथ लेके ही सॉल्व करते हैं। और वन वे स्लैब में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों प्रोवाइड करते हैं। दोनों का डाया अलग अलग हो सकता है, जबकि इस टू वे स्लैब में मेन बार दोनों ही मेन बार होता है। आप डिस्ट्रीब्यूशन बार का नाम दे सकते हैं लेकिन होता दोनों मेन बार ही है। दोनों का सेम डाया लेकर के चलते हैं, सेम स्पेसिंग लेकर चलते हैं। स्पेसिंग में थोड़ा सा चेंजिंग आ सकता है, वो हम लोग कैलकुलेशन के समय कर लेते हैं, लेकिन ये है कि दोनों ही मेन बार होता है।
और दोनों लेंथ पे उसका हम डिजाइन करते हैं। लॉन्ग लेंथ का अलग से लेकर डिजाइन करते हैं और शॉर्ट लेंथ का अलग से डिजाइन लेके सॉल्व करते हैं। जबकि वन वे स्लैब में ऐसा नहीं है, वन वे स्लैब में केवल शॉर्ट स्पान लेके हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन वे स्लैब का डिजाइन आज करते हैं हम लोग। डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब। तो आज इसके मैं स्टेप्स बताऊंगा और उन स्टेप्स को आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखूंगा यहाँ पे कि डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब का जो पहचान है, आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वन वे स्लैब है। तो इसका ये है कि लॉन्ग स्पान डिवाइड बाय शॉर्ट स्पान, इनका जो रेशियो है वो 2 से ज्यादा होगा। या हम इसे कह सकते हैं कि लॉन्ग स्पान इज ग्रेटर देन 2 इंटू शॉर्ट स्पान। ठीक है, तो ये हो गया आपका उसे पहचान, कि आप इसे पहचान कर लेंगे कि ये आपका वन वे स्लैब है। अब हम भी बात करते हैं कि स्लैब में कितना डाया लेकर के चलना चाहिए। स्लैब में जो हम मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करेंगे उसका डाया हमें कितना लेकर के चलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर डाया की बात करें तो कितना लेके चलना चाहिए, 10 mm लेके चलना चाहिए अगर आप माइल्ड स्टील यूज करते हैं तो। ठीक है, अगर आप माइल्ड स्टील, ध्यान दीजिए आप स्लैब में ज़्यादा डेप्थ नहीं होना चाहिए। 9 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा हम कभी भी डेप्थ ऑफ स्लैब लेकर के नहीं चलते हैं और 9 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। वैसे जनरली बेसिकली हम ज़्यादातर ना 150 mm या 200 mm बस इतना ही लेके चलते हैं, लेकिन जब डिजाइन करते हैं तो जो वैल्यू आएगा उससे हम लेके चलेंगे। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ज़्यादातर हम लोग 150 mm या 200 mm ही लेकर के चलते हैं। कभी भी 300 mm बहुत ही मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा हमें लेके नहीं चलना चाहिए। अगर ज़्यादा आप लेके चलेंगे तो उस पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा हमें डेप्थ लेके नहीं चलना चाहिए। 10 mm आप लेके चलेंगे अगर माइल्ड स्टील यूज करते हैं तो। 8 mm लेके चलना चाहिए अगर आप HYSD बार यूज करते हैं तो इन दोनों में जो भी बार आप लेंगे वो डाया ले लेंगे। या और डेप्थ ऑफ स्लैब डिवाइड बाय 8, इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हम डाया लेकर के चलते हैं। बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं कि 8 mm से लेकर के 10 mm तक डाया लेकर के चलेंगे, या डेप्थ ऑफ स्लैब डिवाइड बाय 8, इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम लेके चलेंगे डाया ऑफ मेन बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर कवर कितना लेके चलना चाहिए। ये छोटी छोटी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले, उसके बाद डिजाइन स्टेप में हम लोग आएंगे। कवर, इफेक्टिव कवर अलग चीज होता है और कवर अलग चीज होता है। कवर क्या होता है, जो नीचे टेंसाइल एरिया में आपने स्टील प्रोवाइड किया गया है उस स्टील बार के आउटर फेस से, यानी सबसे बॉटम जो फेस है, नीचे फेस से या आउटर फेस कह सकते हैं, और उस स्लैब के जो कंक्रीट का जो आउटर फेस है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है कवर। और अगर यही डिस्टेंस हम स्टील बार के सेंटर से अगर मेजरमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो कवर कितना लेके चलना चाहिए। कवर देखिए, अगर हम यहां पर एंड कवर की बात करें, एंड कवर यानी लास्ट में, तो कितना होता है 25 mm या 2 इंटू डाया ऑफ मेन बार, इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कवर लेके चलना चाहिए।
बात समझ में आई? एंड कवर कितना होना चाहिए? 25 mm या 2 इंटू डाया ऑफ मेन बार 2 इंटू 5, इनमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हम लेके। इंड का मतलब होता है जैसे मान लो ये पूरा स्लैब है आपका, ये पूरा स्लैब है तो लास्ट में, आखिरी में, सबसे लास्ट में, ठीक है। और जो केवल मैं कवर एक नाम दे दे रहा हूँ, इस कवर का मतलब क्या होता है कि उसके बॉटम पे या टॉप पे। तो वैसे कवर बॉटम पे या टॉप पे कितना लेकर के चलते हैं? 15 mm या डाया ऑफ मेन बार 5। इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है उसे लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो ये दो मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, जेईई के एग्जामों में, ठीक है। डाया के बारे में पूछ लेगा और उसके कवर के बारे में पूछ लेगा। अब हम लोग चलते हैं स्टेप पे, डिजाइन स्टेप्स पे चलते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं लॉन्ग स्पान इज ग्रेटर देन 2 इंटू शॉर्ट स्पान। डिजाइन स्टेप्स नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले यहां पर हम निकालते हैं टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब। यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब निकालेंगे पहले। कैपिटल डी निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इफ जो आपको लोड दिया गया है, इफ लोड अप टू 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर स्लैब पर जो लोड दिया गया है 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम है, 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम है, तो वहां पर डेप्थ ऑफ स्लैब लेके कितना चलेंगे? 40 इंटू लेंथ L। यहां मैंने L लिख दिया है, L का मतलब आप समझ जाएंगे। अब यहां पर पूरे डिजाइन के स्टेप्स में अगर कहीं भी लेंथ यूज किया जाएगा तो हमेशा शॉर्ट स्पान लेके चलेंगे आप। लॉन्ग स्पान कहीं भी लेकर के वन वे स्लैब में नहीं चलते हैं। अगर यहाँ मैंने L लिखा हुआ है तो इसका मतलब कौन सा लेंथ है? शॉर्ट स्पान। शॉर्ट स्पान को ही आप स्पान मान के पूरे डिजाइन को सॉल्व करेंगे। लॉन्ग स्पान का कहीं भी यूज नहीं होता है वन वे स्लैब में। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 40 इंटू L ये फॉर्मूला है। IS कोड ये कहता है कि अगर 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम आता है तो जो डेप्थ ऑफ स्लैब होता है पर मीटर लेंथ पे, यानी 1 मीटर स्लैब के लंबाई पे 40 mm का डेप्थ देना चाहिए। यानी अगर हर एवरी मीटर पे जो है आपको 40 mm का डेप्थ देना है स्लैब पे। जैसे 1 मीटर पे हमें देना है 40 mm का, तो 2 मीटर पे हो जाएगा 80 mm का, 3 मीटर पे हो जाएगा 120 mm का, 4 मीटर पे हो जाएगा 160 mm का, 5 मीटर पे हो जाएगा 200 mm का, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ L का जो वैल्यू है ना उसे मीटर में रखेंगे आप, मीटर में रख के सॉल्व करेंगे, लेकिन वो वैल्यू आपका mm मिलीमीटर लिख देंगे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि प्रति मीटर पे, यानी 1 मीटर पे 40 mm डेप्थ होता है। जैसे 1 मीटर दे दिया तो L का वैल्यू 1 मीटर रखेंगे, तो 1 मीटर का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मीटर नहीं लिखेंगे, 40 mm लिखेंगे उसे, ठीक है। क्योंकि हर 1 मीटर पे 40 mm का हम डेप्थ लेकर के चलते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी L का वैल्यू आप रखेंगे वो मीटर में रखेंगे, लेकिन लिखेंगे मिलीमीटर में उसे, ठीक है। इफ लोड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, या कह सकते हैं कि लोड इज इक्वल टू 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक है, तो आपका जो टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब हो जाएगा वो 60 इंटू L हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है निकालने का।
डेप्थ ऑफ स्लैब। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे कि जब कैपिटल डी का मालूम हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। नंबर 2 स्टेप, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, इसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर। अभी इफेक्टिव कवर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, कवर आप 20 mm मान लेंगे अपने से। ठीक है, 15 mm 20, 15 mm तो कवर मैंने आपको बताया है कि 15 mm या 5 इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम होगा वो हम लेकर के चलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 15 mm ही लेकर के चल रहे हैं क्योंकि वो मैक्सिमम है। तो 15 mm वो तो कवर हो गया, इफेक्टिव कवर तो कुछ ज़्यादा ही होगा। इफेक्टिव कवर निकालते समय क्या करते हैं, उसका जो हाफ डाया होता है वो प्लस कर देते हैं। जैसे मान लो 8 mm का डाया आपने लिया तो प्लस 4 mm प्लस कर देते हैं उसी में, तो 15 4 क्या हो जाएगा 19, लगभग 20 mm लेके चलते हैं। तो स्लैब में आप याद रखेंगे हमेशा 20 mm ही लेके चला कर कीजिए आप। तो यहाँ से आपको स्मॉल डी निकल गया। IS कोड ने एक और चीज़ बताया है कि एक डिफ्लेक्शन का लिमिट रखते हुए जो स्मॉल एल, एक मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ उसे भी आप याद रखेंगे, उससे आप भी स्मॉल डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो ये है कि अगर वन वे स्लैब है आपका, वन वे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो कि अक्सर हमेशा कंपटीशन एग्जामों में पूछता है। वन वे सिंपली सपोर्टेड बी स्लैब के लिए जो स्मॉल एल और डी का रेशियो होता है, ध्यान देना इस चीज को, बहुत एग्जामों में पूछता है। वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए एल और डी का जो रेशियो होता है वो 30 लेके चलते हैं। अगर टू वे की बात करें हम, टू वे सिंपली स्लैब का यानी सिंपली सपोर्टेड स्लैब का, तो ये वैल्यू लेके चलते हैं 35। अगर कंटिन्यूअस वन वे स्लैब की बात करें हम, कंटिन्यूअस वन वे स्लैब की बात करें अगर हम, तो ये रेशियो होता है 35। और कंटिन्यूअस टू वे स्लैब की बात करें अगर हम, तो ये रेशियो होता है 40। ठीक है, अगर कैंटिलीवर स्लैब की बात करें हम, तो ये रेशियो होता है 12। हमेशा एग्जाम में पूछता है, इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। अब जब मैंने इतना बताया हुआ तो बीम के बारे में मैं आपको बता दूं, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें अगर हम, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो इसका रेशियो होता है 20, और कंटिन्यूअस बीम की बात करें तो ये रेशियो होता है 26। आप इसे याद रखेंगे, हमेशा मैंने देखा हुआ है एग्जामों में ये क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है। इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो हमेशा कंपटीशन एग्जामों में पूछता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप वन वे स्लैब की अगर हम बात करें तो स्मॉल एल और स्मॉल डी का रेशियो कितना है, 30 है, 30 है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे निकालेंगे, देखिए स्मॉल एल और डी का रेशियो आपका दिया गया है 30, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका L/30। स्मॉल एल का वैल्यू हमें क्वेश्चन में मालूम रहेगा, 30 से डिवाइड करके हम स्मॉल डी निकाल लेंगे। तो यहाँ से भी हम ये स्मॉल डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये स्टेप आपको नहीं याद है तो आप इससे निकाल लेंगे, गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, चलिए स्मॉल डी आपका निकल गया। अब हम बात करते हैं नंबर 3, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालेंगे, स्मॉल एल। अब आपको क्लियर लेंथ क्वेश्चन में दिया होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर लेंथ यानी कैपिटल एल प्लस इफेक्टिव डेप्थ यानी स्मॉल डी, एल प्लस डी, या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन मिड ऑफ बोथ ऑफ मिड सपोर्ट्स, सेंटर टू सेंटर
डिस्टेंस ऑफ मिड सपोर्ट्स। दोनों जो सपोर्ट है उसके मिड पॉइंट से दोनों का क्या लेंगे हम, डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बोथ सपोर्ट बहुत है। अब ये दोनों वैल्यू में जो सबसे कम वैल्यू होगा उसी को हम लेके चलेंगे। यानी स्मॉल एल निकालने के लिए हमें एल प्लस डी या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का, ऑफ बोथ सपोर्ट, दोनों सपोर्ट के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसे हम ले लेंगे। इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू होगा वो इफेक्टिव लेंथ कहलाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा विच एवर इज मिनिमम वैल्यू, जो दोनों में सबसे कम होगा वो वैल्यू हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ से आपको स्मॉल एल मालूम हो गया। नंबर 4, विड्थ ऑफ स्लैब स्मॉल बी। अब देखिए मैंने क्या किया कि शॉर्ट स्पान को तो एल मान लिया और जो लॉन्ग स्पान है पूरे लॉन्ग स्पान को हम लेकर के नहीं चलते हैं, उसी लॉन्ग स्पान में से हम केवल 1 मीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं और 1 मीटर डिस्टेंस को लेकर सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार स्टील प्रोवाइड करेंगे आप उस 1 मीटर में उसी रेशियो से आप प्रोवाइड करेंगे पूरे लॉन्ग स्पान में। तो हम क्या काम करते हैं कि पूरे लेंथ में हम लॉन्ग स्पान को लेकर नहीं चलते बल्कि लॉन्ग स्पान के स्थान पे हम 1 मीटर ले लेते हैं और उसी 1 मीटर को बोलते हैं विड्थ ऑफ स्लैब। तो कितना लेके चलेंगे, 1 मीटर या 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो आपको एल, बी और डी ये तीनों चीज आ गया। तो सबसे पहले हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि हमें 3 चीज निकालना है। क्या क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ स्लैब यानी लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ। लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ आपको तीनों मालूम हो गया। जब तीनों मालूम हो गया तो अब इसके बाद हम निकालेंगे टोटल लोड, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है सुपर इम्पोज्ड लोड और अभी हम निकालेंगे सेल्फ लोड ऑफ स्लैब। सेल्फ लोड ऑफ स्लैब निकालने के बाद हम जो है दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लोड हमें मालूम हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं लोड की। लोड में अब हम निकालेंगे सेल्फ लोड ऑफ स्लैब। इसे हम लोग W1 तो क्वेश्चन में दिया गया है सुपर इम्पोज्ड, इसे W2 मान लेते हैं। चलिए क्या है फॉर्मूला इसका, 1 × 1 × कैपिटल D × 25,000। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। जैसे बीम में जब हम निकालते हैं तो 1 × B × कैपिटल D × 25,000 से निकालते हैं, क्योंकि वहाँ न्यूटन पर मीटर में निकालना होता है। पर मीटर की वजह से हम लेंथ वहाँ 1 मीटर लेके चलते हैं, लेकिन स्लैब में जो लोड दिया जाएगा आपको वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया जाता है, यानी कि 1 यूनिट एरिया पे आपको लोड हमेशा दिया जाता है। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे कि लेंथ भी 1 मीटर लेके चलेंगे और उसका ब्रेड्थ भी 1 मीटर लेके चलेंगे। और वैसे भी क्वेश्चन में देखिए आपको जो मैंने बी माना हुआ है वो 1 मीटर ही तो है, 1000 मिलीमीटर यानी 1 मीटर है। तो 1 × 1 × D × 25,000 ये हो जाएगा आपका W2 निकालने का फॉर्मूला। और लाइव लोड या सुपर इम्पोज्ड लोड आपको क्वेश्चन में दिया होगा। W1 जो भी वैल्यू दिया होगा दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ से टोटल लोड हमें मिल जाएगा W न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब टोटल लोड मालूम हो गया अब हम यहाँ पर निकालेंगे डिज़ाइन लोड। डिज़ाइन लोड क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड में हम क्या करते हैं डिज़ाइन लोड लेके चलते हैं, लोड लेके नहीं चलते। इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या हो गया डिज़ाइन लोड। इसे WU से डिनोट करते हैं। W = क्या हो जाएगा 1.5 × टोटल लोड ऑफ स्लैब। तो हमें डिजाइन लोड मालूम हो गया। अब डिजाइन लोड निकालने के बाद हम निकालेंगे मैक्सिमम डिजाइन मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट, यानी मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालना है। वो भी फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट कह सकते हैं या डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट कह सकते हैं। तो हम क्या निकालेंगे इसके बाद
नंबर 6 स्टेप होगा हमारा डिज़ाइन या फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट कह सकते हैं आप, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, इसे MU से डिनोट करते हैं। MU, M से बेंडिंग मोमेंट होता है, U हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे डिज़ाइन लोड लेके चलते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है सिंपली सपोर्टेड के लिए WL²/8, तो यहाँ W के स्थान पर WU है, WL²/8। ये मेरा 6 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इस 6 स्टेप के बाद हम क्या क्या निकालेंगे, अब हम चलिए डेप्थ को चेक करेंगे कि क्या हमें जो डेप्थ मैंने यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है, जो डेप्थ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो डेप्थ सही है या नहीं। अब हम डेप्थ की बात करेंगे, तो जब डेप्थ को चेक करेंगे तो उससे पहले हम क्या क्या निकालेंगे उसको देखते हैं। स्टेप नंबर 7 की बात अब हम करेंगे। नंबर 7, अब हम निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस, यानी XU मैक्स निकालेंगे अब हम। और XU मैक्स का फॉर्मूला क्या है, 700D/1100 प्लस 0.87 FY। ध्यान देंगे आप, इसे हमेशा D का वैल्यू नहीं रखेंगे आप, हमेशा D के टर्म्स में निकालेंगे आप, टर्म्स ऑफ D। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो D के पदों में आना चाहिए। उसके बाद हम निकालेंगे MU मैक्स, ठीक है। MU मैक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, 0.36 FCK इंटू B इंटू XU मैक्स इंटू D माइनस 0.42 XU मैक्स। इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे, FCK का वैल्यू रखेंगे, B का वैल्यू नहीं रखेंगे। इसमें आपको ना तो B का वैल्यू रखना है, XU मैक्स का यहाँ से जो वैल्यू आएगा D के टर्म्स में वही रखेंगे, D को D ही की लिखेंगे आप, D का कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, XU मैक्स का जो यहाँ से वैल्यू आएगा वही लिखेंगे। फाइनली ये जो आपका आएगा किस फॉर्म में आएगा, टर्म्स ऑफ B इंटू D², BD² के टर्म्स में आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब टर्म्स ऑफ BD² के रूप में सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कुछ इस प्रकार से सॉल्व होने पे आ जाएगा, MU मैक्स इज इक्वल टू Q इंटू BD²। Q मैंने मान लिया, Q यहाँ पर क्या है, कोई न कोई कोफिशिएंट आएगा सॉल्व करने पर आपका, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट आएगा, कुछ भी संख्या हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका कि कंक्रीट का ग्रेड कितना है और स्टील का ग्रेड कितना है। कंक्रीट और स्टील के ग्रेड के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा। तो यहाँ से देखिए हम यहीं से फॉर्मूला बना लेंगे, तो हम स्टेप नंबर 9 डाल देंगे यहाँ पर, चेक इन डेप्थ, और यहीं से D का फॉर्मूला बना देंगे। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट MU मैक्स को ही MU बोलते हैं, ये भी MU मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ये भी मैक्सिमम बेंडिंग, ये है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, दोनों सेम चीजें हैं। अब यहाँ पर आप MU लिख सकते हैं या MU मैक्स लिखेंगे, बात एक ही है, MU अपान में B, Q इंटू B। ये फॉर्मूला आपका बन गया। यहाँ से D का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, ये जो D का वैल्यू यहाँ से आएगा और जो आपने पहले से D निकाला हुआ है, देखिए एक D ये D आपका प्रोवाइडेड D है, यानी जो रिक्वायर्ड है, आपको जितना D रिक्वायर्ड है आपका वो है, और ये है चेक करने के लिए। तो आप ध्यान देंगे ये जो डेप्थ है हमेशा इस रिक्वायर्ड डेप्थ से हमेशा कम या बराबर आना चाहिए। ये डेप्थ कभी भी इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आता है तो आपका स्लैब का जो डिज़ाइन है वो फेल है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डेप्थ इज इक्वल और लेस देन
दिस डेप्थ शुड बी इक्वल और लेस देन रिक्वायर्ड डेप्थ या एज्यूम डेप्थ आप कह सकते हैं उसे। अगर इस डी का वैल्यू हमेशा कम आता है डी रिक्वायर्ड से, इसे हम लोग डी रिक्वायर्ड मान लिए हैं या एज्यूम डेप्थ मान लिए हैं, तो हम कह सकते हैं कि डिजाइन हेंस डिजाइन्ड ओके। आपका यहाँ पे डिजाइन क्या है, करेक्ट, ओके है। यानी अगर हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिएगा कि आपका 70% जो है डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर जो है डेप्थ चेक कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रेनफोर्समेंट निकालने की। मेन बार निकालेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे। तो स्टेप नंबर 10 हो जाएगा स्टेप नंबर 10 क्या हो जाएगा, मेन बार की चलिए बात करते हैं। तो हमें मालूम है कि जो अंडर एनफोर्समेंट में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसमें AST यूज किया गया है। तो क्या होता है फॉर्मूला, mu इज इक्वल टू 0.87 Fy इंटू AST इंटू डी माइनस 0.42 XU, ठीक है। XU का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.87 Fy AST अपान में 0.36 FCK इंटू बी। यही वैल्यू आप यहाँ रख करके XU का वैल्यू है आप यहाँ रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इस फॉर्मूले से आप AST की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से AST की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब ये AST निकालने के बाद आप नंबर ऑफ बार कभी नहीं निकालेंगे स्लैब में, हमेशा स्पेसिंग निकालते हैं। तो स्पेसिंग कैसे निकालेंगे, देखिए स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला आपको मैं बता दे रहा हूँ। स्पेसिंग S इज इक्वल टू 80 इंटू 1000 डिवाइड बाई AST। AST का वैल्यू हमें यहाँ से पता होगा, 1000 हमारा डिजिट है, 80 क्या है, एरिया ऑफ वन बार, एक बार का एरिया है। वेयर 80 इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे,